हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति की ही चैप्टर 2 का थर्ड वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 2 वर्कशीट की हैं उनमें आपने जाना कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। दूसरी वर्कशीट में आपने जाना कि उसकी विशेषताएं और उसकी कमियां क्या हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके एक बहुत बड़े अर्थ के बारे में कि एक्चुअल में लोकतंत्र जो है वो सिर्फ क्या लोगों के द्वारा किया गया शासन ही है या फिर उसमें हमारे जैसे आम जनता जो नागरिक है उनका भी कोई योगदान होता है। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हम लोकतंत्र के गुणों से ये पता लग पाए हैं और हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र वह है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो ये तो हम पिछले 2 वर्कशीट्स में जान चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि वो जो बहुमत में जो फैसले लेने का अधिकार है वो किसका होता है। वो उसी का होता है जिसको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, जिसको हम जनता के द्वारा चुनते हैं। तो बहुमत का शासन ही चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। हम उसी को बहुमत बोलते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट दिए जाते हैं या जिसको हम सबसे ज़्यादा वोट देके सरकार बनवाते हैं। तो अब इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन होता है वो क्यों होता है और सिर्फ ये जो चुने हुए लोग हैं वही शासन क्यों करते हैं, बाकी इतनी बड़ी जो हम जनता है या बाकी जो लोग हैं उनका क्या रोल होता है इसमें, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोगों के होने के कारण क्या होता है, सब लोग एक साथ बैठ के सारे फैसले नहीं ले सकते। अब मान लीजिए हमारे मोदी जी को कोई फैसला लेना है तो उसके लिए वो पूरे भारत की मीटिंग तो नहीं बुला सकते ना। इसके लिए वो क्या करते हैं, भारत के हर एक स्टेट से जो हमने एमपी या एमएलए या फिर उनके राज्यपाल या फिर उनके सीएम जिनको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो उनकी मीटिंग बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके राज्य में किस किस चीज़ की दिक्कत है या फिर किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। और वो जो सीएम है वो वही चीज़ बताएगा जो हमें चाहिए क्योंकि हमने उसको चुना है। तो इस तरीके से अगर हम पूरे बहुत ज़्यादा अधिक लोगों की मीटिंग बुलाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं उनको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, वही सारे फैसले लेते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि सभी नागरिकों के अगर आपके पेरेंट्स को बोल दिया जाए कि आपको मोदी साहब ने बुलाया मीटिंग करनी और हर दूसरे दिन मोदी जी मीटिंग करें तो क्या तो आपके पेरेंट्स भाग लेंगे उसमें, वो मना कर देंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं होगी, किसी के पास इच्छा नहीं होगी, किसी को इसमें रुचि ही नहीं होगी। तो सब लोग मीटिंग क्यों करेंगे, मीटिंग तो सिर्फ वही लोग करेंगे जिनको इसमें रुचि होगी या जिनका इसमें काम होगा। हमें वहाँ जाने से कौन सा काम मिलेगा। इसलिए भी जो नागरिक हैं वो सभी लोकतंत्र के जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही मीटिंग्स करते हैं और फैसले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ दे रखा है, विभिन्न स्तर पर लोकतंत्र, जिसमें ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। इसमें हम पहले के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। ये आप सोच के बताइए, अगर घर में हमारे पेरेंट्स हैं और बाकी और लोग भी हैं तो जो मुखिया है, घर का मुखिया, तो जो सबसे बड़ा आदमी होता है वही होता है। अगर वो फैसले अकेले लेगा या वो हम सबसे पूछ के लेगा, इसका आंसर आप खुद सोचिए। दूसरा है कि कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना। अब सोचिए कि आपकी क्लास में टीचर आपको पढ़ा रही है लेकिन टीचर को ही बच्चे से सवाल पूछने का हक नहीं है या उससे बात करने की इजाज़त नहीं है, तो क्या टीचर आपसे कम्युनिकेट कर पाएगी, क्या वो पढ़ा पाएगी? नहीं। तीसरा है, एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। मान लीजिए बीजेपी है और बीजेपी में सारे जो फैसले हैं वो सिर्फ मोदी जी ले रहे हैं और वो किसी और से कुछ पूछ भी नहीं रहे, सिर्फ वो अपनी मम्मी से पूछते हैं या अपने पेरेंट्स से पूछते हैं और वो सारे फैसले ले लेते हैं। तो क्या वो सही होगा या फिर उनको बाकी जितने भी नेता हैं उनसे पूछ के फैसले लेने चाहिए? तो ये 3 स्तर दे रखे हैं कि किस तरीके से हम अगर खुद की ही मर्ज़ी से फैसले लेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं हो पाएगा और उसमें
हम जो प्रतिनिधि हैं उनका सही से चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वास्तव में नागरिक लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उसकी स्वीकृति से फैसले लेने, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है या किसी भी फैसले में उसका महत्व होना जितना कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। देखिए, कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें चाहे कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हो या फिर पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो उसमें उन दोनों की रज़ामंदी होगी। बिना उन दोनों की परमिशन से हम कोई भी फ़ैसला आगे नहीं कर सकते। और ये बात सरकार हो, परिवार हो या कोई संगठन हो, सब पे लागू होती है कि सब एक दूसरे से पूछ के ही फैसले लेंगे, मीटिंग करके फैसले लेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही फैसले लेंगे। उसके बिना अगर फैसला लिया तो वो एक लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक फैसला नहीं कहलाएगा। अब ये तो हुई बात कि हमारे प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं या फिर लोकतंत्र में फैसले कैसे लिए जाते हैं। अब बात आती है नागरिकों की। जो नागरिक, जैसे जो प्रतिनिधि हैं वो हैं जिनको हमने चुना है सरकार बनाने के लिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका क्या काम होता है। देखिए, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन नागरिक के तौर पर जो हम जैसे आम लोग हैं, उनके भी काम होते हैं कि देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। हम जो भी काम करते हैं वो सारा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे देश के रिजल्ट्स के ऊपर। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमज़ोरी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जो नेता जो फैसले लेते हैं उससे तो देश के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता ही है, परंतु हम उस फैसलों को किस तरीके से लेते हैं, अगर हम उनका सही से यूज़ नहीं करेंगे तो उसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो हमारे देश पर ही पड़ेगा। और वो किसकी वजह से होगा? वो हमारी जो जनता है, जो नागरिक हैं, उन्हीं की वजह से होगा। दूसरा पॉइंट है, इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही होता है जहाँ पे राजा का शासन होता है, तानाशाही जहाँ पे तानाशाह होता है, डिक्टेटरशिप होती है, या एक दल जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ का शासन से फिर इससे अलग और बेहतर करती है। ये सारी बातें जो आपने ऊपर पढ़ी हैं वही सारी बातें एक लोकतांत्रिक देश को इन सब देशों से या इन सब शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदारी बनाती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो इसका आंसर आपको सबसे पहली वाली जो लाइन है इसमें मिलेगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। और दूसरा आपको लिखना है, बहुमत का शासन ही चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा प्रतिनिधि कौन होते हैं, तो प्रतिनिधि बहुमत का शासन, बहुमत के जो लोग होते हैं उनको हम प्रतिनिधि बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि हम जिन देशों में लोकतंत्र की होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। ये है हमारे दूसरे का आंसर, इसीलिए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अभी इस टाइम पे लोकतांत्रिक तरीके से जो फैसला लिया जाता है उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है यह उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग, इसका आंसर आपको यहाँ तक देना है। इस थर्ड का आंसर है ये वाला पूरा। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, इसका पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट में आप फोर्थ का सारा आंसर लिख सकते हो, ये पूरा यहाँ तक है। इसके बाद किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना।